गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन स्टूडेंट्स। राम राम सभी को। देखिए, आज की क्लास जो कल एक वीडियो डाला था एजुकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर कि इस तरह का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो बच्चों की इंग्लिश वगैरह जो है वो काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ अक्सर होता है। जनरली उसी के बारे में एक रिस्पॉन्स मिला, एक सज्जन ने जो रिस्पॉन्ड किया वो कमेंट के अंदर, वो एक कन्वर्सेशन था। उस कन्वर्सेशन के अंदर ये था कि सर मेरी भी हालत ऐसी ही है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन वगैरह सब कर लिया, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी होता क्या है कि जॉब में प्रॉब्लम आ रही है। सर इंग्लिश लिखते हैं ना तो स्पेलिंग मिस्टेक तक हो जाती है, इसकी वजह से जॉब तक छोड़ दिया है गलतियों के डर से। तो देखिए, किसी भी चीज़ को छोड़ना समाधान नहीं होता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और है क्या, सीखने वाली चीज़ है, आदमी सीख सकता है कि नहीं? कोई भी सीखने वाली चीज है उसको इंसान इजीली सीख लेता है। आपको साइकिल नहीं चलानी आती थी, आपने बाद में सीखी, उसको भी आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा। कई दिन हैंडल पकड़ के और घसीटा करते थे, फिर कैंची चलाई होगी, फिर सीट पे बैठे, हर चीज स्टेप वाइज होती है। इसी तरह से आपने कभी अगर बाइक भी चलानी सीखी तो वो भी काम स्टेप वाइज हुआ होगा। पहले किसी को साथ में रखा होगा, उसने आपको बताया ऐसे कंट्रोल करते हैं। कई दिन आपने डर डर के चलाई, हर मोड़ पे लगा होगा मैं गिरूंगा, लेकिन 5-7 बार नहीं गिरे तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार ये गिरती तो नहीं है, राइट? तो ये दिक्कत है। अभी आप गाड़ी चला रहे हो, कोई आदमी आपके साथ में बैठा है और अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती है तो जैसे ही आप हर जगह ब्रेक मारते हो किसी भी साधन के पास में पहुंच के, तो जिस आदमी को ड्राइविंग नहीं आती है उसको लगता है अभी ठुका अभी ठुका अभी ठुका। आपको लगता है नहीं यार मैं रोक लूंगा, नहीं ठुकेगी। क्यों? आपको एक्सपीरियंस है। हर चीज एक्सपीरियंस से ही सीखी जाती है। तो ये जो रीडिंग और राइटिंग की मैं आज बात करूंगा कि किस तरह से इंग्लिश को आप अच्छे से लिख सकते हैं और इंग्लिश को आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, जब अपने बेसिक के ऊपर जाते हैं तो हर एक की एक वर्णमाला होती है, हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। उसी तरह इंग्लिश की भी एक वर्णमाला होती है। उसके अंदर जो आते हैं आपके, जिनको आप कहते हो अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या है? जनरली ये फर्स्ट यूनिट यही होती है। किसी भी लैंग्वेज की फर्स्ट यूनिट उसके अल्फाबेट्स होते हैं, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश, कोई सी भी है। इसके जो अल्फाबेट्स यानी जो ए से जेड तक आपने पढ़ा वो क्या है? अल्फाबेट्स है। हिंदी के अंदर आपने क्या पढ़ा? पहले आपने क से गे तक पढ़ा, आपको बताया ये क्या है। सर ने आपको कहा बेटा ये वर्णमाला है और ये जो क से गे तक है ये व्यंजन होते हैं। उसके बाद में आपको ए एन आर पढ़ाया और ए एन आर के अंदर आपको कहा बेटा ये स्वर होते हैं, और इन दोनों को मिला के फिर क्या किया? बारखड़ी बनाई। हिंदी भी तो आपने इसी तरह से सीखी है, जिसको आप 12 खड़ी क्यों बोलते हो? क्योंकि हर लाइन के अंदर 12 अक्षर होते हैं तो 12 खड़ी कहा गया। ठीक है, तो ये आपको क्या कहा उन्होंने कि व्यंजन और स्वर को मिला के अब क्या बनती है? 12 खड़ी बनती है। और इसके अंदर उन्होंने आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन बताई कि ये जो है ये आम का आपको सिर्फ डंडा काम आएगा, ये जो है इमली जो है आपकी उसको इस तरह से करके आपको रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पे इमली आ गई। ठीक है, तो यहां उन्होंने बताया आ, यहां बताया इमली। इसी तरह उन्होंने आपको बताया कि भाई उल्लू को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह उन्होंने आपको ऊन बताया। तो ये जो है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही इंग्लिश के अंदर होता है, सेम प्रोसीजर होता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या है कि ये जो है ना आपके स्वर जिनको कहते हो, इनको तो अपने इंग्लिश में कह देते हैं वोवल्स। क्या कह देते हैं? वोवल्स। और ये जो है ना आपका, इसको अपने इंग्लिश में कह देते हैं कॉन्सोनेंट्स। यानी नाम अलग हो गया है तो ये भी लैंग्वेज का ही पार्ट, और इनको मिला करके और ऐसी ही एक बारखड़ी बन जाती है और इससे रचना होती है वर्ड्स की। इसी तरह जैसे हिंदी में इन्हीं मात्राओं से आप रचना करते हो शब्दों की, यानी हिंदी में शब्द होते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, चीज वो सेम ही है, एक ही चीज होती है दोनों के दोनों।
अब देखिए किस तरीके से आपने करना है। कुछ स्पेशल साउंड होती है, वो स्पेशल साउंड इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी। सर हिंदी में कहाँ होती है? बिल्कुल होती है। हिंदी में इसको आप अह बोलते हो, अह, ए और है का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह के कॉम्बिनेशन कुछ स्पेशल साउंड इंग्लिश में होती है। TIU होता है, इसको ये वाला शे बोला जाता है, शलगम वाला। तो ये जो चीजें हैं ये आपको इसमें भी सीखनी पड़ेगी। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, 3-4 दिन का अभ्यास है, आप सब सीख जाओगे। राइट। तो सबसे पहले इसके लिए जनरली जैसे कार में सी लगता है, तो यहां से जब अच्छा भला आदमी है वो समझ ही जाएगा कि यार सी को क्या कहते होंगे। इस तरह से आपके जो अल्फाबेट है वो ऑलमोस्ट आपको पता होता है कि किससे क्या बनाना है। रही बात, अब यहाँ पे अल्फाबेट्स को कॉन्सोनेंट्स में बांटा गया है और वोवल्स में बांटा गया है। जैसे कि अपने हिंदी में स्वर और व्यंजन में बांटते हैं, इंग्लिश के अंदर आप बांटेंगे कॉन्सोनेंट और वोवल्स के अंदर। अब कॉन्सोनेंट और वोवल्स में जब इसको बांटेंगे तो आप पाएंगे कि इसी के अंदर आपके 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और इन्हीं 26 जो सारे आपके लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनके अंदर ही 5 वर्ड्स वोवल्स छुपे होते हैं। 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको वोवल्स कहते हैं और इन्हीं वोवल से मात्रा लगाई जाएगी, यानी इन 5 से सारी की सारी मात्रा बन जाएगी। जैसे इसमें आपकी 12 की 12 मात्रा अलग होती है, वैसे इसमें नहीं होती। इसमें इन्हीं 5 से जितनी मात्रा आपको बनानी हो आप बना सकते हो। ये वोवल्स कौन कौन से हैं ये भी आम खास जो बच्चा जो है 10वीं 12वीं पास कर गया, इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहा है, उसको ये जरूर पता है, क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ाया जाता है ना तब ये रटा दिया जाता है AEIOU, और ये 5 वोवल हैं। अब इन्हीं से सारी साउंड बनती है और इन्हीं से सारी मात्राएं बनती है। बनेगी कैसे? देखिए, जब आपको कहा जाए कि आपको लिखना है कार, ठीक है, आपको जब कहा जाता है आपको लिखना है कार, यानी कै की कोई भी साउंड जो होती है, जो भी आप साउंड लिखते हैं कै से संबंधित, बशर्ते की कई, इनको छोड़ करके उन सब के अंदर सी ही कै को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकली लेकर के चलेंगे, कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज अगर थोड़ा हो जाए तब आपको ये पता चलेगा कि जैसे कै से जब कोई शुरू होता है तो की और काई को छोड़ करके जितने भी साउंड आपकी आएगी वो सारी की सारी सी से निकलती है। जैसे कि कार, CAR, कार। अब यहां पे आपको समझना क्या है कि देखिए ए ये 2 मात्राएं इससे बन जाती है। ई से ए की मात्रा बनती है और यही ई जब डबल ई हो जाए तो ई की बड़ी ई की मात्रा बनती है। इस आई से आपके छोटी ई की मात्रा बनती है और ओ से आपके बनती है ओ की मात्रा। अब ये कॉम्बिनेशन करके और यहां से ही सारी मात्राएं आपकी बन जाएगी। यही ओ जब डबल ओ हो जाए तो आपका बड़ा ऊ बन गया। और ये ऊ जो होता है आपका, इससे ऊ से ज्यादा ए की साउंड निकलती है। यू जो है ना, ऊ की बजाय ज्यादा ए की साउंड निकल रही है, या इससे इसको यू पढ़ते हैं कई बार सीधा का सीधा जनरली। तो ये तरीका है और इसी से, अब देखो इसी से बन गए ये सारे के सारे। तो ये जब आपको लर्न हो जाए कि इनसे मात्रा लगेगी और यहां से हमें अल्फाबेट निकालना है, और कुछ स्पेशल साउंड्स हैं, वो स्पेशल साउंड्स अगर आप कर लेते हैं उसके बाद में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और इसका जो पार्ट होता है रीडिंग और राइटिंग का, वो है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स यानी किसके साथ में क्या साइलेंट होता है। ये कुछ एक रूल्स है, 5-4 रूल हैं, ज्यादा नहीं है। राइट। तो ये 5-4 रूल साइलेंट लेटर्स के हैं और ये आपके 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल्स हैं। ये जब मिल जाए
तो ये मान लो आप इंग्लिश के खुदा हो गए। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, पढ़ पढ़ के करनी पड़ेगी। जब दूसरी तीसरी का टॉपर सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते? सीधी बात है। अब जैसे हमने कार लिखा, इसी तरह जब आपको कहा जाए कि आपको लिखना है चेरी, तो आपको ये रहेगा कि CH से हमने चे लिखा, फिर ए की मात्रा लगाई, फिर डबल आर लगाया और वाई, चेरी। चेरी डबल आर यानी आर जहां थोड़ा लंबा निकलता है वहां पे, यानी आर पे जहां जोर दिया जाता है वहां पे इसमें साउंड डबल हो जाती है, चेरी, राइट। इसी तरह से आप लिखते हैं मेरी, मेरी, रे जहां थोड़ा सा लंबा जाता है, आर पे थोड़ा जोर दिया जाएगा वहां आर डबल हो जाएगा। पुट्टिंग, पुट्टिंग, टे पे जैसे दाब दिया जा रहा है पुट्टिंग, वहां टी डबल हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये इसके कुछ रूल्स होते हैं कि किसी वर्ड पे जहां फोर्स किया जा रहा है ना उसको डबल कर देते हैं। यहां पे पुटिंग, कटिंग, कटिंग, कटिंग नहीं, कटिंग, कटिंग बोलते हैं। तो टे पे दबाव दिया जा रहा है तो आपका हो गया डबल टी। अब देखो सीलिंग, सीलिंग बोलते हैं ना तो ले पे दबाव नहीं देते अपने, नहीं, फीलिंग बोलते हैं तो भी नहीं देते, लेकिन फीलिंग, फीलिंग बोलते हैं ना तो ले पे जोर पड़ता है, फीलिंग। तो ये तो बोला फीलिंग, फीलिंग बोल रहे हो तो फी बड़ा आ रहा है मतलब डबल ई, LING, फीलिंग, ये रहेगा। वहीं पे जब ये कहते हो फीलिंग, फीलिंग जब कहोगे तो इसका मतलब है कि रे पे जोर पड़ रहा है और एफ फी भी छोटा निकल रहा है, तो ये आपने बनाया फीलिंग। अब ये देखो बना कैसे, हिंदी से तो इंग्लिश बनी है। इसको जब आपने हिंदी में लिखा फीलिंग, फीलिंग जब आपने लिखा तो फी छोटा था तो आपने लगाया आई, ले पे थोड़ा जोर है तो डबल एल किया, एन किया, एन ये बिंदी आ गई आपकी, और गे जी से लिखा जाता है तो क्या हो गया फीलिंग। अब ये जो नॉर्मल से लेटर्स होते हैं इनके अंदर, अब ये सी है तो सी से जैसे के लिखा जा रहा है जनरली, ठीक है, सी से के लिखा जाता है, लेकिन सी के साथ में जब ई आ जाए तो इसको से पढ़ा जाता है। कब? जब ये लास्ट में या बीच में लगा हो। सी ई को से कब पढ़ेंगे? जब या तो लास्ट में लगा हो या बीच में लगा हो, राइट। तो सर सी अगर शुरू में लग जाए तो देखो, शुरू में लग जाए और इसके बाद अगर कोई डबल अक्षर आ जाए जैसे CE डबल एल, डबल एल, तब तो ये हो गया सेल, राइट। और CERTAIN ये हो गया सर्टेन, सर्टेन। तो यहां सेल था, यहां सर्टेन हो गया, सेरटेन नहीं होगा सर्टेन। कैसे हुआ? यहां पे इसके बाद में कुछ डबल लेटर्स आ गए। ये जो रूल्स है इन रूल्स के ऊपर चल करके, और अब कोई भी लेटर है, कोई भी पैराग्राफ है, सबको पढ़ सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने के अंदर। ये जो है ये मैंने सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इसी क्लास को यहीं अभी थोड़ा मैं शुरू करता हूं कि किस तरह से। सबसे पहले मैं आपको, हालांकि ये चीज नहीं करानी चाहिए, अगले को लगेगा यार मैं पहली क्लास में थोड़ी हूं, मेरे को पढ़ाया जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरा ये फर्ज है, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है तो हम उसका सॉल्यूशन दे सकें। और हम जब सॉल्यूशन दे रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपके 21 जो पूरे के पूरे कॉन्सोनेंट है, उनसे कौन कौन से ये जो लेटर्स आप हिंदी के जब बनाते हो तो किस तरह से बनेंगे और कहां पर साइलेंट रहेगा, ये जो सारा का सारा मैटर आपको मैं 2 से 3 क्लास के अंदर क्लियर करवा दूंगा, राइट। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें जब कन्वर्जन करना है यानी बदलाव करना है, राइट, हमें करना क्या है? हमें करना है कन्वर्जन, ये काम है हमारा, यानी परिवर्तन, बदलाव करना है। किस चीज को किस चीज के अंदर बदलना है, वो है हमारा कि किस तरह से हम बदलाव करेंगे।
अब बदलाव करना है तो भाई साहब देखो, आपको कुल्हाड़ी बनानी है तो टुकड़ा लोहे का लाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर कहीं और कोई उठा लाओगे तो वो कुल्हाड़ी काम नहीं करेगी। तो ये चीज है कि उसको फिर उसके अंदर जो भी है आप ठोका पीना करके और आपको जो बनाना है वो आप बनवाते हैं, उसको उस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर करते हैं, किधर से प्रेशर डालने से किधर फैलेगी। वही है कि कन्वर्जन जब करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। रॉ मटेरियल किसको कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं कच्चा माल। अब कच्चा माल आपके पास होगा तभी तो आप इसको फर्दर क्या करोगे, प्रोसेसिंग, यानी इसको कई प्रक्रियाओं से ये गुजरेगा और उसके बाद में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। यही थ्योरी है कि रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस किया जाता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब अपने को प्रोडक्ट क्या लेना है, इंग्लिश। इंग्लिश लेने के लिए कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो कच्चा माल तो आपके पास होना चाहिए। अब कच्चा माल क्या है? आदमी किस में सोचता है? आदमी अपनी मातृभाषा में सोचता है। और मातृभाषा को अगर कन्वर्ट करने को कहा जाए कि भाई थोड़ा सा हाईटेक में ले आओ, आप कोई मान्यता प्राप्त भाषा में बदलो, तो आपको जो भाषा आती है वो भाषा होगी हमारी हिंदी, जो ऑलमोस्ट सबको आती है। तो हम क्या करेंगे, अपने विचारों को सबसे पहले हमारे मातृभाषा के अंदर ही हमारे दिमाग में आएगा। तो कोई भरतपुर साइड का आदमी है, वो कुछ भी सोचेगा ना, जैसे इंस्टेंट कोई भी सोच होती है ना, वो अपनी भाषा में होती है। आप देखो किसी को गाली दोगे तो वो आपकी खुद की भाषा में ही गाली निकलेगी आपके मुंह से, जनरली आपकी जो जेन्युइन भाषा है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट विचार होते हैं, उग्र होकर के बाहर निकलते हैं, एकदम उफन करके। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका माइंड आपकी मदर टंग में जाता है, यानी आपका ब्रेन कुछ भी इंस्टेंटली सोचेगा तो मदर टंग में। और मदर टंग से आपको मॉडिफाई किस में करना आता है? मॉडिफाई आपको करना आता है सिर्फ हिंदी में। यानी अब आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, हिंदी। यानी हमारा जब कन्वर्ट आप कर रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल क्या है? आपका रॉ मटेरियल है हिंदी। हिंदी ही है आपके पास, आपको यही आती है। अब इससे जाना है प्रोडक्ट तक, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है? प्रोडक्ट हमारा होगा इंग्लिश। इसको जो बीच में जो प्रक्रिया कहलाएगी वो है आपकी प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग क्या है? ये है आपका कन्वर्जन, की बदलाव, कैसे हिंदी को हम इंग्लिश में बदलें। इसके लिए आपको पहले अल्फाबेट का पता होना चाहिए। जैसे ए, तो ए से मैं बता दूं आपको, ए बनता है और ए बनता है। बी, बी से आपका सिर्फ बे बनता है और कुछ नहीं बनता, राइट। और सी, सी से आपका कै बनता है नॉर्मली, याद रखना। जो स्पेशल साउंड है वो मैं बाद में बता देता हूं। डी जो है ना आपका, इससे आपका दे और डे बन जाएगा। और ई, ई से आपके बनता है ए, क्या बनता है? ए, ठीक है। ई नहीं कहलाता, ई ए होता है। ई के ई में कन्वर्ट करना है ना, ई को भी ई में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ हमें एक ए या एक ई और लगाना पड़ता है, ठीक है। वो भी कन्वर्जन कर लेंगे। अब एफ जैसे आपका आ गया तो एफ से आपके सिर्फ फे बनता है और कुछ नहीं बनता। जी, जी से आपके सिर्फ गै बनेगा। अगर जी अकेला आया है ना तो गै ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। एच, एच आपका सिर्फ है के काम का है बना सकते हो इससे, और इसको कंबाइन करके ही कुछ बनाया जाता है, अकेले से और कुछ नहीं बनता। आई जो है ना, आई को ई के सेंस में भी काम लेते हैं और इसको आई भी कई बार पढ़ा जाता है, ठीक है। और कई बार इसी के अंदर से आपकी ए की भी साउंड निकलती है। तो एक तो ये हो गया आपका सेंसिटिव वर्ड। जिस वर्ड से कई साउंड निकले ना उसको अपने सेंसिटिव वर्ड में एक बार रख लेते हैं। ये है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई ज्यादा सेंसिटिव है नहीं। अब आ गया आपका आई के बाद में जे। तो जे से श्रीमान सिर्फ जे बनता है और कुछ नहीं बनता है, राइट। अब आ गया आपका के से आपका के बनेगा और कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो के आपके पास दो हो गए, एक ये हो गया के और एक हो गया ये के आपके पास दो ऑप्शन हो गए। अब दोनों को कैसे यूज करेंगे वो आगे सीखने वाली बात है। एल, एल ले, एम मैं,
ये जो वर्ड होते हैं ना, इनके अंदर से जो साउंड आती है ना वही बोले, जैसे एच, एच आपको देख के लग रहा है आएगा इसमें, राइट। इसी तरह से जे, जे में जे, के, एल, एल, ले, एन में, एन ने, एन से क्या बना, ने, ओ, ओ से ओ निकल रहा है, वोवल है ये, ठीक है। पी, पी से क्या निकला, पे, पी से क्या निकला, पे। क्यू, क्यू को क्या के सेंस में काम में लिया जाता है, क्यू को क्या के सेंस में काम में लिया जाता है, साउंड जो निकल रही है उसी सेंस में आएगा। आर, आर रे, एस से, टी, टे और ते, यू, ऊ और ए, राइट। वी, वे, डब्ल्यू, वे, ये दोनों वे के काम आ जाएंगे आपके, वी भी काम आता है और डब्ल्यू भी आता है। एक्स, हाफ के और से मिला करके और इसको बोला जाता है, राइट, के और से। वाई, ये, और जेड, जे। अब रहा क्या, अब जब हिंदी वाले लेटर्स को आप देखोगे तो एक तो आपका क्या रह गया, एक तो रह गया अड़े, अड़े जो खाली होता है आपका ये रह गया, इसकी जगह इंग्लिश में आर यूज किया जाता है, राइट, क्योंकि इसके जोड़ का इंग्लिश में कुछ है नहीं। एक आपके रह गए ये और अने, तो इनकी जगह पे भी आपका एन यूज किया जाएगा। एक अब देखो कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, चे जो है ना, चे आपका सी एच से बनता है, राइट। चे जहां भी लिखना है आपने क्या लिखना पड़ता है आपको, सी एच। और जब छह बने, चे का छह करते हैं ना, तब सी के आगे डबल एच लग जाता है। अब रह गया जे, जे यहां पे हमने बना रखा है, यहां पे हमने बना रखा है, यानी दो से ज्यादा लेटर से बन जाएगा ये, जे से बना, जेड से बना। एक आपका जी के साथ में अगर ई लग जाए ना तो ये भी जे होता है, ध्यान रहे, ठीक है। अब जो लेटर इसमें नहीं है ना वो आगे वाले लेटर के साथ एच लगाने से बनता है, जैसे जय है, जय के बाद में क्या है, जय, जय इसमें नहीं है, तो इसका मतलब जे के साथ में जब एच लगाएंगे, लेकिन जेड और इसके साथ, सिर्फ इसके साथ आप एच लगा के और जय नहीं बना सकते। फिर ये गह, जब जी हुआ तो जी का मतलब क्या होता है, जय, जब जी लग जाए ना तो गह होता है, ठीक है ना। जैसे कि प्लंजर, एज, पेज, ये जी के साथ जब ई लगे तो आज की साउंड जो आएगी वो क्या आएगी, जय। इसी तरह से ये जो सी है आपका, इस सी के साथ में अगर ई लगा दो ना आप तो से की साउंड आती है, से की ही साउंड आएगी। जब भी सी के साथ ई या सी के साथ आई लग जाए ना तो सी की साउंड आती है, ये साउंड निकलती है इनमें से। ये थोड़े से एक्सेप्शन है 8-10, एक दो बार आदमी ध्यान दे तो पड़ जाता है, ठीक है। फिर स्पेशल केस आ जाते हैं, ये हो गया। अब एक देखें कि सर एक वो शलगम वाला और षटकोण, हाँ जी ये दोनों रह गए, तो शलगम और षटकोण दोनों को एस एच लिखते हो और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। शलगम को भी एस एच लिखना है और षटकोण को भी एस एच लिखना है। बाकी कॉम्बिनेशन है ज्ञानी, गे, गे बनाना है तो गे और ये मिलाना पड़ेगा, गे के साथ ये मिला दो। एक सर पी, हाँ बिल्कुल, पी, पी से क्या बना, पे, तो पे के साथ जब एच लगाओगे तो बन जाएगा फे, क्या बन जाएगा, फे। तो पी के साथ एच लगाने से भी आपका फे बनता है और एफ से भी फे बनता है, यानी फे के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। यानी आपको अब करना क्या है, इंग्लिश पढ़नी है ना, तो पीएच कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो उसको फे पढ़ना है, दैट्स ऑल। और पढ़ना सीख गए तो लिखना अपने आप सीख जाओगे। जो चीज पढ़नी आ जाए, नए नए वर्ड्स आप देखते जाओगे। जैसे आपको कहीं फिलोसॉफी मिला, पहली बार आपने देखा यार फिलोसॉफी है तो ठीक है, ये इस तरह से आपका आता है। अब ये अगर किसी के भी लास्ट में होता है ना वाई, वाई मान लो कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में वाई है तो ये साउंड ई की निकलेगा। कहीं भी देख लो आप, टेली,
होली, वेली साउंड ये ई की ही निकालता है जब ये लास्ट में आ जाए, राइट। सिस्टम यानी ये जब अकेला आएगा ना हर जगह तो ये साउंड ई की निकालेगा, SYSTEM सिस्टम, ये अकेला आ रहा है। ये की साउंड ये तब निकालेगा जब इसके साथ में कोई और वोवल मिलेगा, यानी इसकी साउंड पूरी नहीं है खुद की, इसके साथ में जब वोवल मिलेगा तब इसकी साउंड पूरी होती है। इस तरीके से ये जो थोड़ी सी ये इतने से लेटर्स अगर इसमें से आते भी आपके माइंड में आते हैं इनिशियली शुरुआत में, तो आप पढ़ने लग जाओगे। पढ़ने कैसे लग जाओगे वो मैं अभी वर्ड्स लिखूंगा और आपको बताऊंगा। अब कुछ एक स्पेशल केस होते हैं, वो स्पेशल केस एक तो मैंने आपको पहले लिख के बताया था कि जब TIO कहीं भी होना तो इसको शय पढ़ना है, TURE ये जब होना तो इसको आपने चर पढ़ना है, राइट। ये स्पेशल केस है। TIO होगा तो शय, TURE होगा तो चर पढ़ेंगे। ट्योर इसको कभी नहीं पढ़ते हैं, इसको चर ही पढ़ते हैं। अब इसको जब चर पढ़ते हैं तो PURE को प्योर पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ट्योर है, पर इसको हमेशा चर पढ़ना है। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। ये TIO हो गया, ये TURE हो गया। अब इनके अंदर इनकी जब आपको अच्छे से थोड़ा स्टडी करोगे वैसे वैसे आपको साइलेंट लेटर का भी ज्ञान होगा। जैसे कि DGE ये आ जाएगा, ये DGE जब भी एक साथ में आ जाए तो इसको सिर्फ जय पढ़ते हैं। GE की साउंड निकलेगी, D की भाई साहब यहाँ पे कोई साउंड आएगी ही नहीं, ठीक है। ये इसी तरह से जब N से पहले K होता है ना वहां पे ये K साइलेंट रहता है, जैसे कि नाइफ, जैसे कि नो, कन्नो नहीं बोलेंगे इसको। तो N से पहले K जहां कहीं भी आ जाए इनिशियली शुरुआत में तब ये साइलेंट रहेगा, राइट। तो ये इस तरीके से कुछ स्पेशल साउंड है, ये आपकी पूरी की पूरी वर्णमाला है। और अब आपको करना होता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आप रीडिंग शुरू कीजिए। आपको जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो रीडिंग करनी है। कैसे करनी है वो अभी इस चीज को अगर आपका ये सेट हो जाता है कि यहां से ये मैं कर लूंगा, ये कोई हार्ड नहीं है, अगर ये फीलिंग आपके मन में आ रही है कि भाई ये कोई हार्ड नहीं है, इसको तो मैं मजे से कर लूंगा, तो अभी चलते हैं आगे रीडिंग की ओर, राइट। हमारा स्टेप 1 होगा रीडिंग। स्टेप 1 हमारा क्या है? रीडिंग। कि जब हमें रीडिंग आती है तो हम राइटिंग की ओर अपने आप धीरे धीरे चले जाएंगे। कोई भी चीज को आप देखने से सीखते हो। जब आप बच्चे थे ना तब आपको नहीं पता था सांप क्या होता है, फिर आपने उसको देखा, फिर सुना कि इसको सारे सांप कहते हैं, फिर आप उसको सांप कहने लगे। यानी पहले आपने क्या किया? बोलना शुरू किया, और बोलना जब शुरू किया उसके बाद में धीरे धीरे उसको लिखने भी लगे कि ये सांप ऐसे लिखा जाता है। पहले जब तक आप ना समझते, आपको नहीं पता था बकरी क्या होती है, तो जब आपने उसको देखा तो पता लगा कि ये बै कह रही होती है। फिर आपको सर ने बताया कि बेटा बै कह री, रे के ऊपर मात्रा री बना क्या? बकरी। तो आप बकरी लिखना सीख गए, ठीक है। इसी तरह से आपको नहीं पता था कि मास्टर क्या होता है। जब कहते थे स्कूल क्या होता है, जब कहते थे स्कूल भेजेंगे, तो आप सोचते थे यार पता नहीं कैसा होता होगा। और पहले वाले टाबर तो है ना राख में लिट जाते थे, सब बापू जी तू घर ही कूट ले, स्कूल कौन जाऊं। क्यों? पता था उसको, स्कूल में गया तो आगे वो लठेत तैयार। तो आजकल थोड़ा सा सिस्टम क्या है अजीब सा कि कुछ क्या बच्चों का सेल्फ प्राइड भी डेवलप हो गया ना थोड़ा। बच्चों को आजकल घर वालों घर पे प्यार ज़्यादा मिलता है। पहले टाबर को सारे दिन यही प्यार होता था, टाबर का घर पे बापू कूटता था, स्कूल में मास्टर कूटता था। चलो अब रीडिंग को किस तरह से लेना है, यानी सबसे पहले पढ़ना। अब कहीं आप अभी तो कह रहे थे पहले हम बोलना सीखे थे, बिल्कुल मैं अभी भी कह रहा हूं पहले बोलना सीखे थे। और लेकिन इसको क्या इंग्लिश को बोलना तो आपने सीख रखा है। अब मैं आपको कह दूं आप इंग्लिश बोलते हो, आप कहोगे कब? हमें तो नहीं पता चलता हम इंग्लिश कब बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश ही बोलते हो भाई साहब। हिंदी आप कभी बोले ही नहीं, आप हमेशा साइकिल ही बोलते हो कि नहीं बोलते? कभी इसको द्विचक्र वाही नहीं बोला है क्या आपने? नहीं बोला ना। क्या बोला हमेशा आपने? साइकिल बोला। आप हमेशा मोटरसाइकिल ही तो बोलते हो, आप हमेशा कार बोलते हो, आप हमेशा
रेलगाड़ी, रेल शब्द का इस्तेमाल, और आजकल तो हर टाबर ट्रेन ही बोलता है, आप बस ही बोलते हो। हिंदी का शब्द कभी आपने इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया ना। आप पैंट बोलते हो, पायजामा, ये शब्द आप कहां से लेकर के आए? आप शर्ट बोलते हो, कहां का शब्द है ये? कहां से लाए ये शब्द? आए कहां से? आप लोअर बोलते हो, काहे के शब्द हैं ये? ट्रैक्टर बोलते हो, थ्रेसर बोलते हो ना यार, ये टेस्टी है, टेस्टी बोलते हो ना, पेन बोलते हो ना। फिर इंग्लिश, इंग्लिश कहां नहीं आ रही आपको? आप आधी से ज्यादा तो इंग्लिश बोल रहे हो। डायरी बोल रहे हो ना, बेड बोल रहे हो ना, बेड शीट बोल रहे हो ना। क्या नहीं आ रहा आपको? समझ में नहीं आ रहा कि आता क्या नहीं है? सबके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर बोलते हो ना। दुकान में जाके उसको कहते हो ना स्विच दे भाई। अगर सामान लाने जा रहे हो क्या बोलते हो? स्विच दे। हैंडसेट दिखा, क्या बोल रहे हो? इंग्लिश बोल रहे हो ना। तो इंग्लिश आपको आती है, यानी बोलना तो आपने सीख लिया, लेकिन आपको कोई ये कह देना बेटा इंग्लिश में लिख मोटर बाइक, तब आपको नहीं लिखना। क्या लिखना? नाई के पास जाते हो, कहते हो ना हेयर स्टाइल, नाई कहता है, अनपढ़ होता है तो भी कहते हैं भाई साहब हेयर स्टाइल क्या कौन सी रखनी है? वो कहता है कि आपकी कैश शैली कौन सी बनाऊं? नहीं कहता, वो यही कहेगा हेयर स्टाइल कौन सी रखूं। तो आधे से ज्यादा वर्ड्स आप क्या बोल रहे हो? इंग्लिश के। तो इसका मतलब क्या है कि बोलना आपको आता है, राइट। हर आदमी यही कहता है मेरी जॉब लग गई, सर्विस लग गई। कोई ये कहता है क्या मैं सेवा में नियुक्त हो गया? कोई नहीं कहता ना सेवा में नियुक्त हो गया, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। तो इसको हम क्यों ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि एक तो आजकल ये स्टेटस सिंबल बन गया, दूसरा ये थोड़ा सा इजी है। और द्विचक्र वाही नहीं बोले ना तो जीव ने 5-7 प्लेटा लेना पड़े, साइकिल सीधो सीधो आजी साइकिल, है कि नहीं? तो ये है तरीका। अब रीडिंग के लिए आपको क्या करना है? कुछ एक स्पेशल साउंड का ध्यान रखना है। सबसे पहले छोटे वर्ड्स को रीड करो आप। ऐसे वर्ड्स जो है ना इनको आप रीड करना सीखो। अब इस वर्ड को आपने कैसे रीड करना है? देखो, रीड करने का भी एक तरीका होता है। पहले सिंपल वर्ड्स को रीड करो, क्योंकि जो आपके हार्ड वर्ड्स है ना वो कितने हैं? 25%, और बाकी 75% है ना वो जिन्युइन है एकदम, यानी उनके अंदर कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। जिन्युइन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर 75%, जिनमें कोई भी स्पेशल साउंड वगैरह नहीं होती है। पॉन्ड को जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको कैसे बनाना है? देखो, हिंदी में सोचते हो आप, मैंने अभी बताया आपका रॉ मटेरियल हिंदी है, आप पॉन्ड। अब पॉन्ड की प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप करोगे, है ना। अब कॉटन से कपड़ा बनाना है तो सीधा तो कपड़ा बनेगा नहीं। सबसे पहले क्या, उसका धागा निकलेगा, उसकी सफाई होती है, फिर धागा निकलता है, फिर धागे से कपड़ा बुना जाता है, यार्न के बाद में क्लॉथ आता है। तो जैसे पॉन्ड आपने सोचा, पॉन्ड सोचने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले यार पै, पी, ओ की मात्रा ओ से लगेगी। ये आधा ने भी है तो मैं एन लगा देता हूं, ये डे भी है तो मैं डी लगा देता हूं, पॉन्ड। इस तरह से जब आप पढ़ने लग गए, फिर इस तरीके से आप लिखना भी शुरू। हिंदी आपका रॉ मटेरियल है, इसको धीरे धीरे पढ़ने लग जाओ, आपको समझ में आ जाएगी। अब जैसे आप यही तो बोलते हो फेल हो गया, कभी ये थोड़ी कहते हो कि असफल हो गया। कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता, मैंने सुना नहीं आज तो किसी कहते हो असफल हो गया। तो इंग्लिश ही यूज कर रहे हो और आपको पता है अब ये है, तो आप क्या करोगे? फै के ऊपर यार ए है, ए के आगे आई हो गया, ले हो गया, फिर इस तरह से इसको पढ़ना शुरू कीजिए। और सबसे अच्छी चीज है कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं जाता, कैसे पढ़ें इसको? समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा कब? जब आप अपने इंटरेस्ट की कोई चीज इंग्लिश में पढ़ोगे, तब आपको लगेगा यार मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे आनंद आना चाहिए। कौन देख रहा है यार आपको? कोई भी सेकंड थर्ड क्लास की बुक ले हो इंग्लिश की, सेकंड और थर्ड क्लास की बुक से शुरू करो। पहली वाले में तो ABCD होती है, वो आपको आती है। आप कोई भी बुक उठा लो और बुक्स में क्या होगी? कहानियां होती है, छोटे छोटे टाबरों वाली, उन कहानियों को पढ़ो। और कहानियों को पढ़ने से भाई छोटी क्लास की बुक में क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्यों नहीं कह रहा कि आप विलियम शेक्सपियर की ओथेलो ले आओ? क्योंकि जब कोई चीज इजी लगेगी ना, कोई कुछ आसान लगेगा, तो आप मोटिवेट होते हैं। जब तक काम तभी तक मुश्किल है
जब तक इंसान उससे पंगा ना ले ले। जिस दिन आपने काम के साथ में पंगा ले लिया ना, उस दिन काम को झुकना पड़ता है। कोई भी काम देख लो, जब आप अड़बाद ले लेते हो उसके, अब साइकिल चलानी सीखी थी तो आपके गोडे भी छूले होंगे, पड़े भी होंगे, और पढ़ने के चक्कर में जूते भी पड़े होंगे, फिर भी आपने नहीं छोड़ी ना। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि जैसे जैसे आप चलते गए आपको इजी लगी, और जब चीज इजी लगे तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। वाह यार, मैंने इसको ढाली, अब तो बस होने ही वाला है, बस हो गया हो गया। इस तरह से करते करते आप जब ये सेकंड और थर्ड क्लास वाली जो बुक्स है ना, ये जब 100% पढ़ दोगे ना, उस दिन ये मान लेना आप इंग्लिश कितनी सीख गए? 99%। क्योंकि इन बुक्स के अंदर वो लेवल आपको मिल जाएगा कि आप इजीली क्या करेंगे? राइट करेंगे और रीड करेंगे। यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स रहेंगे वो स्पेशल साउंड वाले, वो वर्ड जैसे जैसे आपके आगे आएंगे आप उसको करते जाओगे। तो मेरी ये राय है, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है आपको, अगर आपको इंग्लिश पहले लिखनी सीखना चाहते हो तो पहले पढ़ना सीखो, और पढ़ना सीखने के लिए आप सेकंड और थर्ड क्लास की बुक से स्टार्टिंग कर दीजिए। सेकंड और थर्ड क्लास की बुक से आप स्टार्ट कीजिए। और सेकंड या थर्ड क्लास की बुक से आप अगर स्टार्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है यार मैं दूसरी की किताब पढ़ूंगा क्या, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर फालतू की बकेती देखते हो सारे दिन। एफबी और इंस्टा जो है ना, इसके अंदर सारे दिन फालतू की बकचोदी देखते हो 24 घंटे। ये हो गया, ये हो गया। इनके अंदर भी कोई आदमी बेचारे अच्छे अच्छे आर्टिकल इंग्लिश में लिखते हैं, अपनी स्टोरीज इंग्लिश में लिख करके पोस्ट करते हैं, उसको आप पढ़िए, कोशिश कीजिए। ये भी जो आप पढ़ते हो ना, इनके ऊपर आप रील भी देखते हो, उनके टाइटल 90% इंग्लिश में होते हैं, उनको पढ़िए। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा, और समझ में जो कोई चीज आने लग गई तो फिर वो मुश्किल नहीं होती। अब जैसे ये वर्ड जब मैंने लिखा तो अगर कोई आदमी देखेगा उसको लगेगा यार ये तो मेरे को भी पता था। ऐसे ही होता है। जैसे यहां पे लिखा टूल, टूल टूल बड़ी मात्रा है, लिखा टूल तो पता है टी बड़ी मात्रा किससे लगती है, मैंने बता दिया था डबल ओ से, ये हो गया एल, आपने लिख दिया टूल। अब टूल लिख दिया तो फिर आपके धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा कि टूल का मतलब औजार होता है, और आप औजार को टूल कहने लग गए और लिखना सीख गए तो सीख गए रीडिंग एंड राइटिंग दोनों, है ना। अब इसी टूल से संबंधित आप ये कह लो कि फूल, ये क्या है यार, ये वर्ड क्या है, आप कहोगे फे है, बड़े उनकी मात्रा है, और ये एल लगा हुआ है, यार ये तो फूल हो गया, फूल। लेकिन यार फूल, ये फूल को तो फ्लावर कहते हैं, नॉर्मल इंग्लिश सबको आती है, ये फूल क्या है? जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये फूल क्या है, ये फूल मूर्ख है। और जब कोई नई चीज सीखते हो तो शौक शौक में आप जिसको भी मूर्ख कहना है उसको 2-4 बार फूल कहोगे, यार फूल है क्या, तो फूल है, ये धीरे धीरे आपकी जीभ पकड़ जाएगी कि फूल मतलब मूर्ख होता है। इस तरह से यानी अगर आप 0 लेवल पे भी है ना, तो आप इंग्लिश कितने दिनों में सीखेंगे मैं बताऊं? क्या दिख रहा है? और देना क्या है? फीस क्या लगेगी? 1 घंटा लगेगा आपका, फीस नहीं लगेगी। इकोनॉमिक खर्चा नहीं लग रहा है, सिर्फ टाइम लग रहा है, वो भी क्या 1 घंटा। अब यार 1 घंटा तो टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। बैठते हो ना जाके कॉमोड के ऊपर, बैठते हो नहीं बैठते, टाइम पास भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, है कि नहीं? मैं सिर्फ मिनिमम मान के चल रहा हूं, लंच और डिनर 15-15 मिनट। हालांकि 15-15 में होता नहीं है, कई आदमी तो बठड़ बठड़ चलते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं।
15-15 एक एक तगारी माल खाते हैं, वो 15 मिनट में थोड़ी कर लेंगे डिनर, नहीं कर सकते ना। लेकिन करना क्या है, ये इतना टाइम तो निकलेगा या ये भी नहीं निकलेगा। ये अगर इतना टाइम आपसे निकल जाता है कि 15 मिनट, ये नहीं हो गए 15, आपके टोटल बन गए 45, यानी ये 45 मिनट तो एकदम फ्री है। रोटी खाते खाते आप मन में पढ़ तो सकते हो शब्द बना के, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपका जो कितनी भी बिजी लाइफ है ना, तो भी ये 45 मिनट आप निकाल सकते हो। 45 मिनट आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 7 की जगह 9 दिन लग जाएंगे, पर सीख तो जाओगे कम से कम। मन में तो नहीं रहेगा ना कि यार ये मेरे को क्यों नहीं आती है। और ये चीज़ जब आपके मन से निकल गई कि मेरे को क्यों नहीं आती है, तो इसका मतलब है आप एकदम वेल ट्रेंड हो जाओगे और सब कुछ पढ़ोगे। फिर सब कुछ अनपढ़ आदमी पढ़ाए भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा मैं, अनपढ़ आदमी सीख गए। यानी अनपढ़ का मतलब है जो एक तो पढ़े हुए होते हैं ना, हिंदी हिंदी जोड़ते हैं, उनको मैंने कॉन्टेक्ट पढ़ना सिखाया मोबाइल के अंदर, और अब वो कॉन्टेक्ट फीड करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों सिखाया, चाइनीज मोबाइल आए थे, चाइनीज मोबाइल शुरू में आए थे ना जब, तो इतना बड़ा डब्बू सा आता था, एक बहुत जोर का बजता था वो। जब चाइनीज मोबाइल स्टार्टिंग में आए ना, उनके अंदर हिंदी नहीं थी, हिंदी थी नहीं उनके अंदर लैंग्वेज 2 ही थी, एक तो थी चाइनीज और एक थी इंग्लिश। और उनके सेटिंग में बाई चांस अगर ये चाइनीज लैंग्वेज सेट हो जाती थी ना, फिर कोई माई का लाल उसको ठीक नहीं कर पाता था, क्योंकि पता ही नहीं चलता था अब इंग्लिश वाला कॉलम कौन सा है, उसको वापस कैसे लाए, तो वो तुक्के से ही कोई ला सकता था। जब ये आए ना, तब कोई भी आदमी मिल जाता, अरे यार वो नंबर फीड करी, अरे यार ये नंबर फीड करके देना, अरे यार इसमें देखना रामलाल का नंबर निकाल। तो अब उसको, अब ये रोज रोज का झंझट कौन दे ले। तो ऐसे में कई आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपने कंटिन्यू टच में रहते हैं, चलो कोई राह मिलते चल जाए वो तो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो आपके कंटिन्यू टच में है। अब ये कंटिन्यू टच वाला यही काम आपसे दिन में 15 बार करवा रहा है, कॉन्टेक्ट काट दे, ये कर दे, वो कर दे। आपको लगता है यार इसको सिखाएं क्यों नहीं, तू कर ले यार, मैं कैसे करूं। उसको कहते थे, बोला यार क्या है, रामलाल ही तो लिखना है। हाँ तो क्या हो गया, तू रामलाल मत लिखना, RL लिख ले, याद हो जाएगा तेरे रामलाल। और ऐसे करते करते दूसरे दिन बोल, नहीं यार एक RL तो लिखा हुआ है, कोई और आ गया उसके लाल, गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको ये बताया कि RML कर ले दूसरे वाले का। ऐसे करते करते आज रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम अनपढ़ आदमी अब भेड़ों के पीछे घूमते हैं डांग लेके, और उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना वो इंग्लिश के अंदर है, और पढ़ लेते हैं, वो फोन आता है यार उसका आ गया। देखो वो सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते। पढ़े लिखे हो ना, एजुकेटेड हो, हिंदी आती है ना आपको अच्छे से। जब हिंदी आती है उस आदमी को इंग्लिश सीखने में यही 9 दिन का टाइम लगता है, और कई टाइम ये कह ले कि मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो इसको आप 1.5 गुना कर लो, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। फाइनल कह रहा हूँ, वो भी कितना, 45 मिनट आप रेगुलर देते हो, सीख जाओ। अब करना है या नहीं करना, वो जब तक आप नहीं छेड़ो ना, कोई भी काम मुश्किल है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अगर ये सोचता कि चांद पे नहीं जा सकते, तो भाई साहब वो कभी नहीं जाता। न्यूटन से पहले भी लोगों ने सेब गिरता देखा होगा, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो ये चीजें जो होती है, अगर माइंड में है आपके कि करना है तो बस करना है, अगर माइंड में है नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। समझ गए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मुझे उम्मीद है जिनके लिए वीडियो बनाया वो जरूर फायदा उठाएंगे कम से कम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।